यूनिट का नाम है रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म। आवृत बीजी पादपों में जन्म। एंजियोस्पर्म का अर्थ होता है आवृत बीजी। आवृत बीजी का मतलब ऐसे पादप जिनके बीजों पे आवरण पाया जाता है उन्हें आवृत बीजी कहते हैं। आवृत बीजियों को दो भागों में बांटा गया है, एक मोनोकोट और एक डाइकोट। मोनोकोट का मतलब एक बीजपत्री और डाइकोट का मतलब द्विबीजपत्री। इसका जो अंक भार है वो है 4 अंक है। और इस यूनिट में जो चैप्टर है वो कौन कौन से इंक्लूड किए गए? 1, 2, 3 और 4, यानी 4 चैप्टर की एक यूनिट है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर का नाम है जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं जनन के बारे में कि जनन होता क्या है। इसमें देखिए कोई गाय है, गाय की हमेशा गाय ही उत्पन्न होती है, कभी भैंस नहीं होती। और भैंस की हमेशा भैंस ही उत्पन्न होती है, गाय उत्पन्न नहीं होती। इसका मतलब जो जीव जैसा है वैसा ही उत्पन्न करता है। तो यही परिभाषा है, यानी अपने ही समान जीवों को उत्पन्न करना जनन कहलाता है। इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, जीवों द्वारा अपने ही समान जीवों को उत्पन्न करना। जीवों को उत्पन्न करना जनन करना। तो जैसे मनुष्य है उसके मनुष्य ही उत्पन्न होता है। अब है जनन का उद्देश्य। क्या उद्देश्य है, क्या ऑब्जेक्ट है जिसकी वजह से जीव जनन करते हैं? पहला उद्देश्य अपनी जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। कोई भी जीव है अगर वो जनन करना बंद कर देगा तो उसकी नई जाति उत्पन्न नहीं होगी। तो धीरे धीरे उसका प्रकृति से अस्तित्व मिट जाएगा। तो पहला है अपनी जाति के अस्तित्व को बनाए रखना। अपनी जाति के अस्तित्व को बनाए। दूसरा है कि जो प्रकृति है इसमें जातियों के मध्य संतुलन बनाना। जैसे 10 जातियां हैं, 5 जन्म करेंगी तो उनकी पब्लिक बढ़ेगी, 5 जन्म नहीं करेंगी तो वो नष्ट हो जाएंगी। तो क्या हो जाएगा? डिसबैलेंस की कंडीशन आ जाएगी। तो अपन बोल सकते हैं पृथ्वी पर जीवों में संतुलन को बनाए रखें। ये तो मुख्य उद्देश्य होते हैं। अब आगे बढ़े, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जनन के प्रकार। जनन कितने प्रकार का? जनन 2 प्रकार का है। पहला है अलैंगिक और दूसरा है लैंगिक। अपने को इन दोनों के बारे में, यानी इस चैप्टर में हम केवल अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ें। तो सबसे पहले देखिए अलैंगिक जनन जिसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? नाम से पता चल रहा है। ए का अर्थ होता है नहीं, लैंगिक का अर्थ होता है 2, यानी जिसमें 2 जनक नहीं है तो कितना जनक चाहिए? 1। यानी पहली बात अलैंगिक जनन में
एक ही जनक की आवश्यकता होती है, चाहे वो नर हो और चाहे वो मादा। तो डेफिनेशन क्या बने, एक ही जनक द्वारा होने वाला जनक। तो अपन इसके डेफिनेशन जोड़ सकते हैं, एक ही जनक में होने वाला जनक, यानी इसके लिए दूसरे जनक की आवश्यकता नहीं थी, चाहे वो नर हो और चाहे वो मादा। अब देखते हैं कि एक ही जनक, जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये एक जनक, अब इसमें जनक होना है। अब आप जानते हैं अर्धसूत्री विभाजन जो है इसमें हो नहीं सकता, तो अलैंगिक जन्म के दौरान कौन सा विभाजन होता है, समसूत्री माइटोसिस। अब समसूत्री विभाजन होता है, अब समसूत्री विभाजन में हम पढ़ रखे हैं, एक मात्र कोशिका से, मदर सेल से दो डॉटर सेल बनती है, और जो डॉटर सेल बनती हैं वो संरचना में जो है जनक की क्या बनती है, समा। तो जैसा जनक है वैसा ही कौन बनेगी, संतति बनेगी। ये जो संतति है संरचना में और आनुवांशिकी में दोनों में जनक की क्या होती है, समान होती है। इसलिए हम कह सकते हैं अलैंगिक जन्म के दौरान उत्पन्न संतति को हम क्लोन कह सकते हैं। क्या, बिल्कुल सही है, अलैंगिक जन्म के दौरान उत्पन्न संतति को हम क्लोन कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, उसका कारण है अलैंगिक जन्म के दौरान जनक में हमेशा समसूत्री विभाजन होता है, और समसूत्री विभाजन के दौरान जो संतति बढ़ती है वो संरचना में और आनुवांशिकी में जनक के क्या होती है, समान होती है। इसलिए अलैंगिक जन्म के दौरान उत्पन्न संतति को हम क्लोन कह सकते हैं। तो क्लोन क्या है, ऐसी संतति जो आनुवांशिकी में और संरचना में जनक के क्या हो, समान, उसे हम क्लोन कह सकते हैं। तो ये हुई अलैंगिक जन्म की डेफिनेशन। अब अलैंगिक जन्म के हम पढ़ेंगे प्रकार। अलैंगिक जन्म कितने प्रकार का होता है, तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अलैंगिक जन्म कितने प्रकार का, देखिए इसके दो प्रकार, एक है प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन या प्राकृतिक अलैंगिक जन्म कह सकते हो, अलैंगिक जन्म, या इसको बोल सकते हो कायिक प्रवर्धन, नेचुरल प्रोपागेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कह सकते हो, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या प्रोपागेशन। और दूसरा होता है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, यानी अलैंगिक जन्म दो प्रकार हो गया, प्राकृतिक अलैंगिक जन्म और दूसरा हो गया कृत्रिम अलैंगिक जन्म। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन क्या होता है, किस प्रकार ये संपन्न होता है। तो देखिए प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, अब प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन का नाम आ गया, कायिक शब्द पहले देखिए, प्रकृति में जितने भी जीव होते हैं उन सभी में दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, चाहे मैं पादपों की बात करूं और चाहे मैं जंतुओं की बात। तो जंतुओं में जनन कोशिकाएं, नर में तो होता है वृषण और मादा में होता है कौन, अंडाशय। तो बाकी जो भाग है हाथ पैर कान नाक ये सब का है। अगर मैं पादपों की बात करूं, जंतुओं की बात करूं, जंतुओं में तो ये हो गया, पादपों की अगर बात करूं तो पादपों में भी कायिक भाग या जननी भाग तो है उसका पुष्प, और कायिक भाग है उसका जड़ तना और पत्ती। तो अब देखिए हमारा पहला टॉपिक है प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन क्या होता है, वेजिटेटिव नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। अब प्राकृतिक भाग कौन सा होगा इसमें, अभी अपन ने कहा जो प्राकृतिक रूप से यानी प्रकृति में स्वतः ही
पादप के कायिक भागों में होने वाला जड़ सतही होता है, इसमें किसी आर्टिफिशियल की जरूरत नहीं होती। तो इसके भी प्रकार हैं। ये पहला है जड़ द्वारा, इसको बोलेंगे बाई रूट। जड़ द्वारा भी प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन होता है। कैसे होगा? कोई भी पादप है, जैसे मान लीजिए एक पादप ये है, इस पादप ये है, कोई भी पादप है, जैसे ये इसकी पत्ती लगी हुई है, उसकी जड़ें हैं। तो अपने को करना क्या है कि जो जड़ें हैं, अब उसमें ये जो जड़ें हैं इसके बारे में अपने को जानना है। तो इसकी जड़ का टुकड़ा ले लो छोटा सा, और जड़ का टुकड़ा लेकर के उसे जो है उगा दो, और उगा करके आप नया पादप तैयार कर लो। तो पादप की जो जड़ है, उस जड़ का एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं और उस छोटे से टुकड़े को अनुकूल परिस्थितियों में ट्रांसफर कर देते हैं, और अनुकूल परिस्थितियों में जब ट्रांसफर करते हैं तो उससे नए पादप का निर्माण हो जाता है। तो इसके लिए अपन एग्जाम्पल ले सकते हैं शीशम और अमरूद। शीशम और देखिए, ये कायिक प्रवर्धन के दो प्रकार थे, एक तो प्राकृतिक और एक कौन सा? कृत्रिम। अब इसमें देखिए जड़ द्वारा हो गया। अब इसमें जो कायिक प्रवर्धन की परिभाषा क्या होगी ये भी देख लो। कायिक प्रवर्धन क्या होता है? प्रोपागेशन, कायिक भागों में होने वाला जनन। अब कायिक भागों में कौन से थे? जड़, तना और पत्ती। तो एक इसमें प्रवर्धन छोटी सी संरचना और बनती है प्रवर्धन, इसको बोलते हैं प्रोपागेशन। क्या होता है? जैसे आपने जड़ का छोटा सा टुकड़ा लिया, तने का छोटा सा टुकड़ा, यानी पादप के जिस भाग से आप नए पादप का निर्माण करते हो उस भाग को हम क्या कहते हैं? प्रवर्धन। तो अभी जड़ का एक प्रवर्धन के रूप में चयन कर उगाया, जिससे नए पादप का क्या होगा? निर्माण। तो इसमें एक जड़ द्वारा हो गया। दूसरा है तने द्वारा। तने द्वारा बाई स्टेम। तने द्वारा कैसे होता है? पादप का जो तना है उसका छोटा सा टुकड़ा ले लो और उसको अनुकूल परिस्थितियों में उगा देते हैं, उससे नए पादप का क्या होता है? विकास। अब जो तना है, ये तना तीन प्रकार का होता है। तने के कितने प्रकार हैं? तीन। पहला है भूमिगत तना, अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड यानी ऐसा तना जो भूमि के नीचे पाया जाता है, वो तना कौन सा होता है? भूमिगत। तो भूमिगत तना जो है वो भी जनन में भाग लेता है। तो इसके टाइप्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला देखिए कंद। कंद द्वारा, अब कंद क्या होता है? आपने आलू देखा होगा, आलू होता है, आलू में छोटी छोटी कलिकाएं होती हैं जिनको आम इंग्लिश में बोले तो बड कहते हैं। आलू के इतने टुकड़े कर लीजिए, लेकिन प्रत्येक टुकड़े में एक बड या एक कलिका होनी चाहिए। उस टुकड़े को आप अनुकूल परिस्थितियों में अगर उगा देते हैं तो उससे नए पादप का निर्माण होता है। तो इसका एग्जाम्पल हो गया। तो याद रखना, आलू जड़ है, क्या है? तना। तने का रूपांतरण है। दूसरा है प्रकंद द्वारा बाई राइजोम। प्रकंद द्वारा आपने हल्दी और अदरक देखी होगी। हल्दी और अदरक ऐसे होती हैं, उसमें देखो गांठें होती हैं, निश्चित कुछ दूरी पर गांठें पाई जाती हैं। इन गांठों को काट करके अगर आप उगा देंगे तो इन गांठों से अपस्थानिक कणिकाओं का विकास हो जाता है, जिससे नए पादप का निर्माण होता है। तो इसका एग्जाम्पल है हल्दी और एक है अदरक। तीसरा है घनकंद। घनकंद द्वारा, और चौथा है सलकंद द्वारा। अब घनकंद द्वारा और सलकंद, घनकंद में क्या होगा कि इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो अरबी, और इसका एग्जाम्पल ले सकते हो प्याज और लहसुन। प्याज और लहसुन देखिए होगी कलिकाएं होती हैं, प्रत्येक कलिका को अगर आप उगा देंगे तो नए पादप का क्या होगा? विकास। तो ये हो गया भूमिगत। दूसरा जो तना है वो है, उसका नाम है विसर्पी तना।
ये इसको अर्धवायुवीय तना भी कहते हैं। लेयरिंग स्टेम, लेयरिंग स्टेम। विसर्पी तना क्या होता है, या अर्धवायुवीय भी कह सकते हैं। विसर्पी ऐसा तना जो दुर्बल होता है, पतला होता है और हरे रंग का होता है। दुर्बल होने के कारण वो सीधा खड़ा नहीं रह सकता, इसलिए भूमि के सहारे लेटकर की जो वृद्धि करता है उसे हम विसर्पी तना कहते हैं। विसर्पी जो तना है उसके भी रूपांतरण है। पहला है ऊपरी भूस्तारी, ऊपरी भूस्तारी। दूसरा है अंतः भूस्तारी। तीसरा है भूस्तारी। चौथा है भूस्तारी। ये इसके रूपांतरण है। तो ऊपरी भूस्तारी में क्या होता है, आपने लॉन में देखा होगा घासें होती हैं, उस घास में निश्चित दूरी पश्चात पर्व पर संधियाँ गांठें पाई जाती हैं, उनसे नई नई कलिकाएँ निकलती रहती हैं और नई विकास होता रहता है। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं दूब घास। अंतः भूस्तारी की आप लोग इसमें जो एग्जाम्पल है पुदीना, जिसके बारे में ऑलरेडी जानते हो। भूस्तारी में होता है स्ट्रॉबेरी की कंडीशन मिलेगी आपको, और इसमें होती है जलकुंभी, आइकॉर्निया। जलकुंभी में क्या होता है, ये जो तना होता है उसमें एक या दो ही पर्व पाई जाती है। अगर इन पर्वों से ये पृथक हो जाता है तो नए पर्व का विकास हो जाता है। आगे हम बात करें, तीसरा है वायवीय तना। वायवीय तना को बोलते हैं एयरल, एयरल स्टेम। क्या होता है, ऐसा तना जो भूमि के ऊपर वायवीय भाग में पाया जाता है, वो वायवीय तना होता है। जैसे आपने देखा होगा नागफनी होती है, इस प्रकार की होती है। ये नागफनी का जो हरे रंग का भाग देखते हो, ये इसका तना होता है। तो इसके तने का अगर टुकड़ा काट करके अगर आप अनुकूल परिस्थितियों में ट्रांसफर कर देते हैं तो उससे भी नए पादप का विकास होता है। एग्जाम्पल है नागफनी, जिसका बोटनिकल नेम याद रखना ओपुंसिया, नागफनी ओपुंसिया। तो ये तने द्वारा हो गया। तीसरी बात करें, तीसरा है पर्ण द्वारा पाई प्रवर्धन। कैसे होता है, बाय लीफ या लीफ। बाय लीव्स कैसे होगा, जैसे कोई पादप है और ये उसकी पत्ती है, आपने देखा होगा इस पत्ती के किनारे पर कटान पाए जाते हैं। ये पत्ती अगर पादप से पृथक होकर भूमि में गिर जाती है तो भूमि में गिरकर आर्द्रता को ग्रहण करके इसके जो कटान वाले क्षेत्र हैं वहाँ से अपस्थानिक कलिकाओं का विकास हो जाता है और इन अपस्थानिक कलिकाओं से नए पादप का विकास होता है। इसका एग्जाम्पल है जैसे पत्थर चट्टा, पत्थर चट्टा जिसको हम ब्रायोफिट भी कहते हैं। ये एक जीरोफाइट प्लांट है। चौथा है पहला जड़, तना, कर्ण, और अब है पत्र कलिकाओं द्वारा। पत्र कलिकाओं द्वारा को बोलते हैं बाइबुल्बिल्स। बाइबुल्बिल्स द्वारा कैसे होगा, सपोज दैट ये एक शाखा है और ये एक पत्ती है। तो यहाँ पे क्या होता है, जहाँ से पुष्प निकलते हैं वहाँ पे एक बहुकोशिकीय संरचना बन जाती है। ये बहुकोशिकीय संरचनाएं पत्र कलिकाएं कहते हैं। ये पत्र कलिकाएं को अगर पृथक कर नए स्थान पे ट्रांसफर कर दिया जाता है तो नए पादप का विकास होता है। इसका एग्जाम्पल है अगेव, जिसको हम रामबास भी कहते हैं, इसको कहेंगे रामबास। तो इस प्रकार ये हमने पढ़ा प्राकृतिक का एक प्रभाव। फिर हमने देखा जनन के प्रकार। जनन के प्रकार कौन कौन से प्रकार हैं? जनन के प्रकार दो हैं। पहला है अलैंगिक जनन और दूसरा है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में हमने पढ़ा
कि एक ही जनक की आवश्यकता होती है, चाहे नर हो और चाहे मादा। एक ही जनक में होने वाला जनन अलैंगिक जनन कहलाता है। अलैंगिक जनन के दो प्रकार थे। पहला था अनिषेक बीजता, अनिषेक बीजता, और दूसरा था कायिक प्रवर्तन। अनिषेक बीजता क्या होता है? ए का अर्थ होता है नहीं, निषेक का अर्थ होता है निषेचन, और बीजता मीन्स बीज, यानी बिना अर्धसूत्री विभाजन और बिना निषेचन के जो बीज बनता है उस बीज से पादप का विकास करना अनिषेक बीजता कहलाता है। इसको हम डेफिनेशन के रूप में बिना अर्धसूत्री विभाजन व निषेचन के विकसित बीज द्वारा पादप विकसित करने की प्रक्रिया अनिषेक बीजता कहलाती है। यानी इसमें कोई भी जो बीज बनेगा, वैसे नियमानुसार बीज बनने के लिए निषेचन होता है, और निषेचन से पहले युग्मक निर्माण के समय अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसमें दोनों की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए एक ही जनक से जो है बीज का विकास हो जाएगा। दूसरा है कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन के बारे में हमने पढ़ा कि पादप के कायिक भागों में होने वाला जनन। कायिक भाग में जड़, तना, पत्ती, ये सारे कायिक भाग हैं, जबकि पादप का जो पुष्प है वो लैंगिक भाग होता है। तो पादप के कायिक भागों में होने वाला जनन कायिक प्रवर्धन कहलाता है, जिसको वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहते हैं। फिर इसमें हमने एक बात और पढ़ी थी, कायिक प्रवर्धन में प्रवर्धन किसे कहते हैं? प्रोपागेट। प्रोपागेट क्या होता है? जैसे कोई पादप है, पादप का कोई ये भाग है, जैसे ये तने का टुकड़ा है, इस टुकड़े को हम काम में लेंगे, इस टुकड़े से हम नया पादप बना रहे हैं। तो पादप के जिस भाग से हम नया पादप बनाते हैं उसे हम प्रवर्धित कहते हैं। यानी पादप के जिस भाग का उपयोग नए पादप निर्माण हेतु करते हैं उसे हम प्रवर्धन कहते हैं। अब देखिए कायिक प्रवर्धन के प्रकार। कायिक प्रवर्धन भी दो प्रकार का है। एक पढ़ा था अपन प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, और एक होता है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन प्राकृतिक रूप से पादप के कायिक भागों में होने वाला जनन, जैसे जड़ में, तने में, पत्ती में विशिष्ट संरचनाओं द्वारा। विशिष्ट संरचनाएं कौन कौन सी होती हैं? जैसे पत्र, कलिका। आज हम पढ़ते हैं कृत्रिम कायिक प्रवर्धन क्या होता है। तो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के बारे में पढ़ते हैं। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, जिसको आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहते हैं। कृत्रिम यानी कृत्रिम रूप से जो जनन कराया जाता है, इसमें जो जनन मानव के द्वारा करवाया जाता है, लेकिन मानव जनन क्यों करवाएगा? इसलिए करवाएगा व्यापारिक दृष्टि हेतु, प्रोडक्शन पावर को बढ़ाने के लिए। तो ऐसा जनन जो मानव द्वारा व्यापारिक दृष्टि हेतु कराया जाता है उसे हम कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। जिससे प्रोडक्शन पावर को बढ़ाने के लिए मनुष्य जो है विभिन्न तरीके से इनमें चेंजेस करता है और इस जनन को संपन्न करता है। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन है, उसके 3 प्रकार हैं। सबसे पहला जो प्रकार है वो है कर्तन। कर्तन मीन्स कटिंग है। कटिंग क्या? सबसे पहले कर्तन, दूसरा होता है दाब लगाना,
जिसे लेयरिंग भी कहते हैं। एंड थर्ड है रोपण, जिसको ग्राफ्टिंग के नाम से जाना। देखिए सबसे पहले कर्तन। कर्तन का अर्थ होता है काटना, यानी पादप के कायिक भाग को काट करके अनुकूल परिस्थितियों में उगा करके नई पादप को विकसित करना कर्तन करना। कर्तन दो प्रकार का होता है, एक जड़ कर्तन यानी मूल कर्तन, रूट कटिंग, एंड सेकेंड स्टेम कटिंग, जिसको स्तंभ कर्तन कहते हैं। जड़ कर्तन, मूल कर्तन क्या होता है? जैसे कोई ये पादप है और ये पादप की जड़ है, तो पादप की जड़ का छोटा सा टुकड़ा काट करके उसको मृदा में अनुकूल परिस्थितियों के दौरान उगा दिया जाता है, जिससे नए पादप का विकास है। इसके लिए हम एग्जाम्पल काम में ले सकते हैं सेब, चेर। स्तंभ कर्तन, जैसे ये कोई पादप है और ये इसकी रूट है और ये इसका तना है, तने का कोई छोटा सा खंड निकाल कर पृथक कर लेते हैं और इस खंड को पृथक कर मृदा में अनुकूल परिस्थितियों में स्थानांतरित कर नए पादप का विकास किया जाता है, ये कहलाता है स्टेम कर्तन। इसके लिए हम एग्जाम्पल काम में ले सकते हैं गन्ना और काम में ले सकते हैं गुलाब। कर्तन की जो प्रोसेसिंग है वो कुछ कारकों पे डिपेंड करती है। सबसे पहला कारक है प्रवर्त की लंबाई, यानी कर्तन को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहला जो कारक है वो है प्रवर्त की लंबाई। प्रवर्त की लंबाई का मतलब पादप को तैयार करने के लिए आप जिस पादप का टुकड़ा लेते हो, जिस पादप का भाग लेते हो, उसकी लंबाई कितनी, तो पादप या प्रवर्त की लंबाई पे डिपेंड करेगा। दूसरा है मात्र पादप की आयु। मात्र पादप की आयु का मतलब जिस पादप से हम जड़ का या तने का चयन कर रहे हैं उस पादप की आयु क्या है। और तीसरा है वातावरण। वातावरण एनवायरनमेंट का मतलब आप जड़ का या तने का चयन कर किस प्रकार की परिस्थितियों में उस प्रवर्त को प्रत्यारोपित कर रहे हो, उगा रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। ये तीन ऐसे कारक हैं जो कर्तन को प्रभावित करते हैं। दूसरा टॉपिक लेते हैं दाब लगाना। दाब लगाना क्या होता है इसके बारे में देखिए। दाब लगाने का मतलब है कि पादप के किसी भी कायिक भाग को दबा करके, और जो दबा हुआ जो भाग है उस भाग से अपस्थानी कलिकाओं का विकास करके नई पादप का विकास किया जाता है। जैसे हम इसको देखें, दूसरा टॉपिक अपन ने लिया दाब लगाना। दाब लगाना को बोलते हैं लेयरिंग। लेयरिंग का मतलब है कि कृत्रिम रूप से जो है पादप को दाब लगाकर और उसको दबा हुआ जो भाग है उससे अपस्थानी कलिकाओं का विकास किया जाता है और अपस्थानी कलिकाओं से नए पादप का निर्माण। दाब लगाना इसकी दो विधियां हैं अपने। पहला जो है टीला दाब। टीला दाब को माउंड लेयरिंग कहते हैं। माउंड लेयरिंग। एंड सेकंड है गुट्टी या वायु दाब या एयर लेयरिंग।
टीला दाब क्या होता है इसके बारे में देखिए। टीला दाब, यह टीला दाब विधि उन पादपों के लिए कारगर होती है जिन पादपों के तने व उसकी शाखाएं पतली होती हैं और संख्या अधिक होती है, यानी जो आसानी से झुक सके। ऐसे पादप जिनका तना व शाखा पतली होती है और संख्या अधिक होती है, जो झुक सके, दुर्बल होती है, उनके लिए हम टीला विधि को काम में लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, ये पादप है, ये एक पादप की शाखाएं हैं, ये इनकी पत्तियां हैं। अब देखिए इसमें पादप है, इसकी मान लीजिए ये एक शाखा, तो इसकी एक शाखा को पकड़कर नीचे जमीन में भूमि में दबा दिया जाए, भूमि में दबा दिया जाए, और इसकी जो इस शाखा की जो शीर्ष कलिका है, शीर्ष कलिका पे पत्तियां होती हैं, वो भाग भूमि के बाहर रहना चाहिए। पादप की शाखा को पकड़कर नीचे की ओर झुकाकर उसकी एक या दो परसंधियों को मृदा में दबा दिया जाता है और शीर्ष कलिका जिसकी पत्तियां होती हैं उसको बाहर रखा जाता है। दबे हुए भाग को नम बनाए रखते हैं, यानी यहाँ पे जल सिंचित करते रहते हैं। 2-4 सप्ताह के दौरान दबा हुआ जो भाग है उनसे अपस्थानी कलिकाओं का विकास होने लगता है। जैसे ही अपस्थानी कलिकाओं का विकास होने लग जाता है, इस शाखा को यहाँ से पृथक करके नए स्थान पे स्थानांतरित कर दिया जाता है, अनुकूल परिस्थितियों में उगा दिया जाता है, जिससे नए पादप का विकास होता है। ये होता है टीला दाब। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं चंपा चमेली। चंपा और चमेली में हम इस तकनीक को लागू कर सकते हैं। दूसरी विधि जो हम काम में ले रहे हैं वो है गुट्टी विधि। गुट्टी विधि में क्या है देखिएगा, इसमें और इसमें फर्क है। इसमें इसका जो तना है और शाखाएं पतली होती है, इसका जो तना है और शाखाएं स्ट्रांग होती है। ये अधिक लंबी होती है, ये छोटी होती है। ये अधिक लंबी होने के कारण इसे आसानी से झुकाया जा सकता है, ये छोटी होने के कारण इन्हें झुकाया नहीं जा सकता। तो ऐसे पादप, जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये पादप है, ये इसकी जड़ें हैं और ये इसकी शाखा, ये शाखाएं निकली हुई हैं। अब इन शाखाओं को झुका करके जमीन में इसके समान नहीं दबाया जा सकता, इसलिए हम क्या करेंगे, चाकू की सहायता से इस शाखा का जो छाल होता है उस छाल को काट करके वलय बना देते हैं। पादप के जो शाखा है उस शाखा से चाकू की सहायता से छाल को काट करके वलय बना देते हैं और वलय बना करके यहाँ पे कॉटन या बोरी की टाट लपेट देते हैं। तो पादप की शाखा का वह भाग जहाँ से छाल हटाई गई है एवं कॉटन या टाट लगाया गया है, ये भाग कहलाता है गुट्टी। यानी शाखा का टाट या बोरी या कॉटन से ढका हुआ भाग गुट्टी कहलाता है। यहाँ पे लपेट दिया, यहाँ पे थोड़ी मृदा डाल देते हैं। इस गुट्टी वाली जो शाखा है उसके ऊपर वाली शाखा से हम जो है रस्से की सहायता से एक घट को बांध, इस प्रकार एक घट को बांध, ये हमने घट बांध दिया और इस घट में पानी भरा होता है और इसके हल्का सा छेद बना देते हैं और इस छेद से जो है जल की बूंदी धीरे धीरे इस गुट्टी वाले भाग पर गिरती रहती है। गुट्टी वाले भाग पर जल की बूंदी गिरती रहने से यह भाग नम बना रहता है एवं 2-4 सप्ताह के पश्चात इस भाग से अपस्थानी कलिकाओं का विकास होता है, जिसके दौरान इस शाखा को पृथक कर अन्य किसी अनुकूल परिस्थितियों में उगा देने से नई पादप का विकास होता है। तो यह विधि है गुट्टी विधि। इसके बाद में हमें दूसरा दाब लगाना पड़ा। पहला हमने पढ़ा कर्तन, दूसरा दाब लगाना, एंड जो तीसरी विधि है उसका नाम है रोपण।
तीसरी विधि है रोपण, जिसको ग्राफ्टिंग के नाम से जाना जाता है। ये एग्जाम में ग्राफ्टिंग के नाम से ही आती है अधिकांशतया। रोपण क्या होता है, इसे रोपण तकनीक की जरूरत क्यों पड़ी, इसका कारण यानी व्यापारिक दृष्टि है जो पादप तैयार किए जाते हैं उसमें इस तकनीक को यूज किया जाता है। पादपों की प्रोडक्शन पावर को जो बढ़ाया जाता है, इस हेतु इस तकनीक का विकास किया। जैसे मान लीजिए सपोज दैट एक पादप ये, एक पादप ए मान लीजिए, दूसरा पादप ये है, ये पादप है बी, ये निम्न गुणवत्ता का है और ये उच्च गुणवत्ता का। निम्न गुणवत्ता और इसकी गुणवत्ता है उच्च गुणवत्ता। मान लीजिए इसके अंदर जो कमी है उसकी क्षति की पूर्ति बी से होती है, तो क्या करेंगे, इन दोनों पादपों की शाखाओं को संयोजित कर दिया जाता है और संयोजित करने से ये दोनों के दोनों जो है संयोजित करने से एक साथ रहते हैं। तो दो भिन्न भिन्न पादपों के तनों को इस प्रकार संयोजित किया जाता है कि दोनों एक ही रूप में वृद्धि करें, उसे ग्राफ्टिंग या रोपण कहते हैं। यानी दो भिन्न भिन्न लक्षणों वाले पादपों के तनों को जोड़ दिया जाता है, जोड़ने से दोनों जो पादप है उनके लक्षण एक ही में ट्रांसप्लांट हो जाते हैं। अब इसमें दो परिभाषाएं बनती हैं, एक होती है स्कंद और एक होती है कण। देखिए इनमें क्या है, निम्न गुणवत्ता वाला पादप यानी बी पादप को ए पर प्रत्यारोपित कर रहे हैं, तो इसका मतलब ए ग्रहण कर रहा है किसको, बी को। वह पादप जिस पर किसी पादप को प्रत्यारोपित किया जाता है उसे हम स्कंद कहते हैं, और स्कंद हमेशा निम्न गुणवत्ता वाला होता है। दूसरा उच्च गुणवत्ता का पादप होता है, यानी जिस पादप को जिस पर स्थानांतरित करेंगे, तो स्थानांतरित किसको किया जा रहा है, बी को किया जा रहा है, तो बी क्या होगा, कलम। और हमेशा कलम उच्च गुणवत्ता वाली होती है और जो स्कंद होता है वो निम्न गुणवत्ता वाला होता है। दोनों डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। अब ये तकनीक कैसे यूज करते हैं, सबसे पहले स्कंद और कलम दोनों का चयन करते हैं। दोनों का चयन करने के पश्चात दोनों के जो तने होते हैं उनको आपस में संयोजित करके रस्सी से बांध दिया जाता है। जिस प्रकार ये है इसको रस्सी से बांध दिया, बांध देने से क्या होगा, दोनों ए और जो बी पादप है उनकी जो एदा है, एदा को हम कैम्बियम कहते हैं, जिसके बारे में हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। संयोजित करने से दोनों की एदा जुड़ जाती है और जुड़ जाने के पश्चात जो है वो सक्रिय होकर के एक ही पादप का विकास करती है। तो इस तकनीक से उत्तम गुणवत्ता वाले व्यापारिक महत्व के जो पादप है उनका निर्माण किया जाता है। इस प्रकार हमने कृत्रिम कायिक प्रवर्धन जो है उसके 3 प्रकार पढ़े। पहला हमने पढ़ा कर्तन, दूसरा पढ़ा दाब लगाना और तीसरा पढ़ा रोपण। अब पढ़ते हैं हम लैंगिक जनन। इस प्रकार हमारा अलैंगिक जनन का टॉपिक पूरा हुआ। अब पढ़ते हैं लैंगिक जनन किस प्रकार होता है जीवों में, नाम से पता चल रहा है। अलैंगिक जनन के लिए केवल एक ही जनन की आवश्यकता होती है, जबकि लैंगिक जनन के लिए जीवों में 2 जनकों की आवश्यकता होती है। एक जनक नर होता है और दूसरा जनक मादा होता है। तो हम दूसरा जनन पढ़ रहे हैं लैंगिक जनन। लैंगिक जनन को हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखिए क्या होगा। सबसे पहली बात, लैंगिक जनन के लिए 2 जनकों की आवश्यकता होती है। 2 जनकों की आवश्यकता। अब 2 जनक कौन कौन से होंगे, एक जनक नर होगा और एक मादा। तो डेफिनेशन होगी 2 जनकों के मध्य होने वाले जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। अब हमने पढ़ा था किसी पादप या जंतु में 2 प्रकार की सेक्स, एक कायिक कोशिका, एक जनन कोशिका। अगर हम मनुष्य की बात करें, नर में जनन ग्रंथि के रूप में वृषण, मादा में अंडाशय और बाकी शेष पार्ट कायिक होता है। पादप की बात करें तो जड़, तना, पत्ती कायिक भाग है और उसका पुष्प जो है लैंगिक भाग है।
तो जो पुष्प है, पुष्प पादप का लैंगिक भाग, कौन सा भाग है भाई? पुष्प क्या है, क्या होता है पुष्प? पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है, मॉडिफाइड शूट है। तो रूपांतरित प्ररोह यानी जो तने वाला जो पार्ट है वो बदला रूप होता है। तो तना क्या है, सॉरी पुष्प क्या है? एक रूपांतरित प्ररोह। तो हम सबसे पहले लैंगिक जनन को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें पुष्प के बारे में जानना होगा। तो आज हम पढ़ते हैं अभी पुष्प की संरचना कि एक फ्लावर किस प्रकार का होता है। देखिए हम एक छोटा सा इसके लिए डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले देखिए, सपोज दैट ये पुष्प है, ये पुष्प है। अब इस पुष्प से हम इसकी संरचना पढ़ते हैं। देखिएगा, देखिए ये पूरा पुष्प ये होता है। तो पुष्प किससे लगा होता है? शाखा से। तो ये क्या हो गई? शाखा, ब्रांच। अब देखिएगा पुष्प ये है और ये शाखा, तो ये डंठल होता है। ये डंठल पुष्प को शाखा से जोड़ता है। तो ऐसा डंठल जो पुष्प को शाखा से जोड़ता है उसे पुष्प ग्रंथ कहते हैं, पेडिकल। क्या कहेंगे भाई इसे? पेडिकल। अब देखिए ये पेडिकल, ये पुष्प ग्रंथ एक संरचना से जुड़ा होता है जिसपे इस संरचना पे पूरा पुष्प व्यवस्थित होता है। इसको कहते हैं पुष्पासन। पुष्पासन नाम से पता चल रहा है पुष्प का आसन जिसपे संपूर्ण पुष्प व्यवस्थित होता है। ये हो गया पुष्पासन, थैलेमस। पुष्पासन। अब देखिए कोई भी जो पुष्प होता है उसके 4 भाग होते हैं। जैसे आपने गेंदे का पुष्प देखा होगा, सबसे बाहर की ओर हरे रंग का आवरण होता है। तो हरे रंग का जो आवरण होता है उसे कहते हैं बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज कैलेक्स कहते हैं। अब बाह्य दल पुंज का कार्य क्या है? पुष्प के जो इंटरनल जो पार्ट है उनको सुरक्षा प्रदान करना। अब बाह्य दल पुंज तो सभी पंखुड़ियों को कहेंगे, लेकिन उसकी एक इकाई को क्या कहेंगे? उसकी एक इकाई को कहते हैं बाह्य दल, जिसको सेपल के नाम से जाना जाता है। बाह्य दल के अंदर की ओर आप देखते हो रंगीन पंखुड़ियां, गेंदे में जो पीले रंग की पंखुड़ियां होती हैं वो कहलाती है दल। कोरल दल ये रंगीन भाग होता है। इसका कार्य है परागण हेतु, पोलिनेशन हेतु कीटों को अपनी ओर अट्रैक्ट करना। अब जो दलपुंज, सभी पंखुड़ियों को तो दलपुंज कहेंगे, लेकिन इसकी एक इकाई जो एक पंखुड़ी होती है उसे क्या कहते हैं? दल कहते हैं, और उसे पेटल के नाम से जाना जाता है। ये 2 भाग यानी जो बाह्य दल और जो दल है ये जनन में केवल हेल्प करते हैं, जनन नहीं करते। इसलिए दोनों भागों को जनन सहायक अंगों के नाम से जाना जाता है। तो आपसे पूछे जनन सहायक अंग, तो याद रखना या भाग पूछे तो 2 है। सबसे पहला कौन है? बाह्य दल पुंज, और दूसरा कौन है? दल पुंज। अगर ये प्रश्न ऐसे पूछा जाता है पुष्प के जनन अंग कौन कौन से हैं, तो जनन अंग 2 हैं। एक तो कौन होता है? पुंकेसर, और दूसरा कौन होता है? स्त्री केसर। अब देखिए इनके बारे में। पुष्प के अंतर्गत इस प्रकार की इंटरनल स्ट्रक्चर देखी होगी, ऐसी एक संरचना होगी। ये जो संरचना बना ये है पुष्प का नर भाग। ये जो पुष्प का नर भाग है ये कहलाता है पुमक, एंड्रोसियम। एंड्रोसियम पुमक की एक इकाई को पुंकेसर कहते हैं। पुमक की एक इकाई को पुंकेसर कहते हैं। अब ये जो अंदर वाला पार्ट देख रहे हैं ये पुष्प का मादा भाग। इस पुष्प का जो मादा भाग है ये कहलाता है जाया, और जाया को गाइनोसियम भी कहते हैं। जाया को गाइनोसियम भी कहते हैं। जाया की जो एक इकाई होती है उसे स्त्री केसर या अंडक के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार
किसी भी पुष्प के 4 भाग होते हैं, बाह्यदल, कुंज, दलपुंज, उमंग और जायका। जनन सहायक अंग बाह्यदल पुंज और दलपुंज होता है। जनन अंग पुंकेसर और कौन होता है, स्त्री केशर। अब देखिए 2 परिभाषाएं और, एक होता है पूर्ण पुष्प, क्या होता है, कंप्लीट फ्लावर, और एक होता है अपूर्ण पुष्प। पूर्ण पुष्प किसे कहेंगे, ऐसा पुष्प जिनमें ये चारों भाग प्रेजेंट होते हैं वो पूर्ण पुष्प होता है, और जिनमें चारों भाग प्रेजेंट नहीं होते हैं उसे अपूर्ण पुष्प कहते हैं। इस प्रकार हमारा ये पहला चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।